नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 26 और इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का और आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ये दोनों जो है आपके लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग से हैं। ठीक है, ये आपकी सिलेबस में है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला है द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। ठीक है, आपको बताना है रिपोर्ट जो है ये लिखा जाता है, इसको इरेगुलर मैनर में लिखा जाता है या फिर सीक्वेंशियल मैनर में लिखा जाता है या फिर हॉरिजॉन्टल मैनर में लिखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। आंसर हो जाएगा आपका सीक्वेंशियल मैनर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। सीक्वेंशियल मैनर क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रमबद्ध। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध तरीके से जो बोलते हैं ना, क्रमबद्ध। या इसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्रमबद्ध के अलावा अनुक्रमित भी कह सकते हैं। ठीक है, अनुक्रमित। ठीक है, अनुक्रमित। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ अनुक्रमित की बात हो रही है तो देखिए दोस्तों, जो हम रिपोर्ट लिखते हैं तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है, क्या होता है इसका जो फॉर्मेट होता है लिखने का, तो आप सभी जानते हैं इसको क्या फॉर्मेट होता है, जिसमें हम पहले क्या करते हैं, टाइटल वगैरह लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले TITLE टाइटल लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टाइटल के बाद बायलाइन, उसके बाद इंट्रोडक्शन रहता है। ठीक है, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, इस प्रकार से इसका फॉर्मेट रहता है। तो ये लिखा जाता है क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका जो है लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग से है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अ रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, यानी कि रिपोर्ट को जो है हमेशा लिखा जाता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिपोर्ट को हमेशा लिखा जाता है दोस्तों पास्ट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन जो हैं आपके किससे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से हैं। ठीक है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सभी ने पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर करना है। तीसरा है दोस्तों, सी गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। तो यहाँ पर आपको बताना है ब्यूटीफुल में कौन सा दोस्तों यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। ऑप्शन देखिए, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या फिर एडवर्ब। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, राइट आंसर हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव है दोस्तों, क्या है, विशेषण है, जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बात करें एडजेक्टिव की दोस्तों, तो एडजेक्टिव आप जानती हैं, एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन का हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, और साथ ही साथ स्पेसिफाइंग क्वालिटीज लाइक साइज, शेप, कलर एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो आप जानते हैं एडजेक्टिव। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, वी वेंट टू द पार्क एंड प्लेड फॉर आवर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है वी वेंट टू द पार्क एंड प्लेड फॉर आवर्स। तो यहाँ पर जो एंड है दोस्तों अंडरलाइन किया है इसमें, तो आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में दोस्तों कि अंडरलाइन का आपको सीधे बताना पड़ता है कि इसमें कौन सा जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, एडवर्ब होगा या फिर कंजंक्शन होगा या फिर इंटरजंक्शन होगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, एंड आप जानती हैं 4 का राइट आंसर हो जाएगा कंजंक्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कंजंक्शन क्या होता है दोस्तों, कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड एज अ जॉइनिंग वर्ड्स। ठीक है, टू कनेक्ट वर्ड्स। ठीक है, फ्रेजेज और क्लॉजेज। ठीक है, विथ इन ए सेंटेंस, इनके सेंटेंस में ये जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है। ठीक है, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो इसको आप सामान्य शब्दों में कहें तो कंजंक्शन जो होता है ये होते हैं दोस्तों जोड़ने वाले शब्द। ठीक है, क्या होते हैं ये, जोड़ने वाले शब्द होते हैं। क्लियर है, ऐसे समझेंगे जोड़ने वाले शब्द। अब कौन कौन से होते हैं जोड़ने वाले शब्द, ठीक है, कंजंक्शन में आ जाएंगे। कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका एंड हो गया। ठीक है, जो आपका यूज हुआ है एंड हो गया। एंड के साथ साथ दोस्तों हम बट का यूज करते हैं। ठीक है, बट। ठीक है,
और का यूज़ करते हैं, और ठीक है, सो का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके कंजंक्शन हैं, ठीक है। बिकॉज हो गया, CAUSE, बिकॉज, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके कंजंक्शन हैं, यानी कि जोड़ने वाले शब्द। हिंदी में कहें तो दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द या शब्दों को जो है, या शब्दों के समूह को जो है हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, संयोजक बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में कंजंक्शन को क्या बोलते हैं, संयोजक, ठीक है, जोड़ने वाला। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है दोस्तों, द कैट सेट ऑन द मैट। तो आपको बताना है द कैट सेट ऑन द मैट। तो यहाँ पर ऑन क्या है आपका, एडवर्ब होगा, प्रेपोजिशन होगा, प्रोनाउन होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सब आपने पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑन क्या है, ये होगा आपका प्रेपोजिशन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन जो है ये दोस्तों क्या करता है, प्रेपोजिशन अ वर्ड सेट शो अ नाउन एंड प्रोनाउन पोजीशन, ठीक है। ये नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की जो है पोजीशन को बताता है प्रेपोजिशन, ठीक है। इसलिए प्री देन पोजीशन, ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर यूजुअली जो है आपने देखा होगा, जो प्रेपोजिशन आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें आपका क्या हो जाता है, यूजुअली इंडिकेटेड टाइम हो गया, लोकेशन, डायरेक्शन, और साथ ही साथ मैनर, ठीक है। तो जो प्रेपोजिशन है दोस्तों कौन कौन सी होते हैं, ये आपने सब अच्छे से इनका अभ्यास कर लेना है। जैसे आपका ऑन हो गया, ठीक है, ऑन किसके अर्थ, कैसे अर्थ ऑन का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर इन हो गया, इन भी आपका क्या आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, इन हो गया, ठीक है। इन के साथ साथ क्या करेंगे, एट हो गया, एट भी आपका प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। एट, ऑन हो गया, ऑन आपका क्वेश्चन में है, ठीक है। ऑफ हो गया, ठीक है, ऑफ हो गया, ऑफ के साथ साथ आपका टू हो गया, ठीक है, बाय हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, फॉर हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके प्रेपोजिशन है। विथ हो गया, ठीक है, क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं, पोजीशन को बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का आंसर करेंगे दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज फैमिली, ठीक है। आपको बताना है फैमिली में कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, या फिर कलेक्टिव नाउन। तो आप समझ चुके होंगे फैमिली से ही, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो यहाँ पर फैमिली में कौन सा नाउन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, या फिर कलेक्टिव नाउन। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का दोस्तों, क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर, ये क्या है, एक आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या बोलते हैं, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। आप समूहवाचक संज्ञा आपने पढ़ा है, क्या होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि यह उन शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के एक पूरे समूह, यानी कि ग्रुप या कलेक्शन को दर्शाता है। जैसे आपका टीम हो गया, क्लास हो गया, ठीक है, क्राउड हो गया, ये सब सारे क्या होते हैं, ये कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आप कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन, a collective noun is a single word used to represent a group of people, animals or things, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, कलेक्टिव नाउन जो है दोस्तों, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, तो ये याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पर आपका फैमिली क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, जैसे आपका फैमिली हो गया, ठीक है, फैमिली के साथ साथ आपका जो कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, और क्या हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली हो गया, फैमिली के साथ साथ याद रखेंगे टीम हो गया, यानी कि जो ग्रुप में हो, ठीक है, इसको आप याद रखें, टीम हो गया, क्लास हो गया, ये सब क्या है, आपकी कलेक्टिव नाउन है। क्लास हो गया, क्राउड हो गया, ठीक है, क्राउड, ठीक है, यानी कि ऐसे समझें कि ये उन शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के एक पूरे समूह या ग्रुप को दर्शाता है, ठीक है। जैसे टीम है, तो टीम में अलग अलग खिलाड़ी होते हैं टीम में, ठीक है। उसी प्रकार क्लास में देखा होगा आपने, ठीक है। उसी प्रकार क्राउड, भीड़ में जो होते हैं, ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं, कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7। 7 में आपको बताना है एंटीनिम्स, ठीक है। तो बताना है व्हाट इज द एंटीनिम्स ऑफ निम्बल, ठीक है। निम्बल का जो है आपको क्या बताना है, एंटीनिम बताना है, इनकी विलोम बताना है। क्या हो जाएगा, क्विक, स्लो, ग्रेसफुल, या फिर नन ऑफ दीज,
क्या हो जाएगा राइट आंसर 7 का। देखिए जो निम्बल है, निम्बल का मतलब क्या होता है दोस्तों, निम्बल का मतलब होता है एक्टिव। क्या होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब आप समझे, जिसको हम बोलते हैं फुर्तीला, ठीक है, फुर्तीला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक्टिव का विलोम क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 7 का, ठीक है। निम्बल का मतलब होता है एक्टिव यानी कि फुर्तीला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एंटीनिम्स क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा विलोम यानी कि धीमा, ठीक है। बाकी क्विक की बात करें, क्विक का मतलब होता है आपका तेज, ठीक है, तेज। और ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, ठीक है। क्विक का यहाँ पर जो आपका तेज है, आप कह सकते हैं मूविंग फास्ट और डूइंग समथिंग इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, जिसको हम क्विक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेसफुल की बात करें तो ग्रेसफुल आप जानती हैं, हैविंग अ प्लेजिंग एंड स्मूथ मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेसफुल भी नहीं होगा, क्विक भी नहीं होगा, तो यहाँ पर स्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे निम्बल का मतलब होता है एक्टिव यानी कि फुर्तीला, और इसका विलोम हो जाएगा स्लो यानी कि धीमा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको फिर जो है विलोम बताना है। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ स्टेगनेंट, ठीक है। आपको जो है स्टेगनेंट का जो है क्या बताना है, विलोम बताना है। ऑप्शन देखिए, स्टिल, मोशनलेस, फ्लोइंग, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ स्टेगनेंट। स्टेगनेंट क्या होता है दोस्तों, ठीक है। ये स्टेगनेंट मैंने आपको बताया था, स्टेगनेंट होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है स्टिल, कह सकते हैं स्थिर, ठीक है, स्थिर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, स्टेगनेंट, नॉट मूविंग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, स्टिल होगा, मोशनलेस होगा, फ्लोइंग होगा, नन ऑफ दीज। तो 8 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए स्थिर का क्या हो जाएगा, फ्लोइंग हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। फ्लोइंग इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्लोइंग यानी कि मूविंग स्मूथली, यानी कि बहने वाला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बहने वाला, ठीक है, बहने वाला यानी कि मूविंग स्मूथली, ठीक है, मूविंग स्मूथली, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर फ्लोइंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेगनेंट का, ठीक है। यहाँ पर स्टिल की बात करें तो स्टिल का मतलब भी स्थिर होता है, ठीक है। और मोशनलेस तो आप जानती हैं, मोशनलेस का मतलब होता है नॉट मूविंग, ठीक है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं हिंदी में अचल, कह सकते हैं अचल, ठीक है, नॉट मूविंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोइंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है दोस्तों, सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में किसका, प्रीसाइज का, ठीक है। तो प्रीसाइज का दोस्तों क्या हो जाएगा, पर्यायवाची आपको बताना है। एक्यूरेट होगा, केयरलेस होगा, वीक होगा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रीसाइज का मतलब होता है आपका सटीक, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सटीक जिसको बोलते हैं, सटीक, प्रिसाइज। या इसको कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं एप्रोप्रिएट कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको, एप्रोप्रिएट कह सकते हैं, APPRO, एप्रोप्रिएट, PRIATE, ठीक है। एप्रोप्रिएट का मतलब भी क्या होता है, सटीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सटीक किसके अर्थ में आ जाएगा। वीक जो है दोस्तों, ये वीक मीन्स तो क्या होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है, ये होगा नहीं, ठीक है। और केयरलेस जो है, लापरवाह, ये होगा नहीं। तो आपका एक्यूरेट जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिसाइज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्यूरेट, सटीक यानी कि एक्यूरेट, ठीक है। इसको हम जो है प्रिसाइज को एप्रोप्रिएट कह सकते हैं, ठीक है, एक्यूरेट कह सकते हैं, एक्चुअल भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पर्यायवाची बताना है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ फेरिवलस, ठीक है। फेरिवलस का क्या होगा सिनोनिम्स, पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, सीरियस, सेंसिबल, सिली, या फिर थॉटफुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। फ्रिवोलस का मतलब होता है दोस्तों तुच्छ, तुच्छ या मूर्ख कह सकते हैं, ठीक है, तुच्छ या मूर्ख, ठीक है, तुच्छ या मूर्ख कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, सीरियस है, सीरियस होगा नहीं, सीरियस का मतलब होता है गंभीर, ये होगा नहीं। सेंसिबल की बात करें, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, ये भी नहीं होगा, ठीक है। थॉटफुल की बात, थॉटफुल की बात करें, ये होता है विचारमग्न,
ठीक है, या विचारशील कह सकते हैं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सिली। ठीक है, सिली मतलब भी क्या होता है आपका, तुच्छ होता है। ठीक है, या नासमझ कह सकते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं दोस्तों इसको, और कह सकते हैं आप पिन पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी एक वर्ड है आपका पिन पॉइंट। ठीक है, पिन पॉइंट का मतलब भी क्या होता है आपका, सिली होता है, इनकी तुच्छ, मूर्ख कह सकते हैं। ठीक है, चीप कह सकते हैं, CHEEP, चीप। ठीक है, चीप के अलावा और क्या कह सकते हैं, हाइट बाउंड कह सकते हैं। ठीक है, HIDEBOUND। ठीक है, हाइट बाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके सिनोनिम्स हैं, आपके सिली यानी कि सॉरी फ्रेवलस के। ठीक है, ये सारे आपको सिनोनिम्स याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में दोस्तों आपके रहेंगे वन वर्ड। तो देखिए 11 का आंसर करेंगे, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। आपको बताना है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड यानी कि जिसे सुधारा न जा सके। क्या बोलते हैं इसको, वर्सटाइल बोलते हैं, या फिर इनकॉरिजिबल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बताइए, या फिर इसको इंडिफैटिगेबल बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके उसको हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको अशुधार। ठीक है, अशुधारी या असंशोधनीय कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सके। ठीक है, यानी कि जिसे सुधारा ना जा सके, तो इसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। ठीक है, कह सकते हैं इसको आप, और क्या कह सकते हैं, अनकरेक्टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, अनकरेक्टेबल। ठीक है, अनकरेक्टेबल। ठीक है, अनकरेक्टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अशुधारी। ठीक है, बाकी यहाँ पर वर्सटाइल की बात करें तो वर्सटाइल आप जानते हैं इसका मतलब होता है मनी साइडेड, यानी कि बहुमुखी, जिसको हम बोलते हैं बहुमुखी बोलते हैं ना वर्सटाइल। ठीक, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन में है इंडिफैटिगेबल। ठीक है, इसका मतलब होता है, क्या होता है, इंडिफैटिगेबल का मतलब होता है आपका अथक। क्या होता है, अथक कहते हैं ना, जो थकता नहीं है। ठीक है, अथक, न थकने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर कीजिए। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम। आपको बताना है एक ऐसा व्यक्ति जो हेल्प करता है किसमें, क्राइम में, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, मीडिएटर बोलते हैं, या फिर कोलैबोरेटर बोलते हैं, या फिर अकम्प्लिस बोलते हैं, या फिर एसोसिएट बोलते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी के क्राइम में उसकी हेल्प करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों, 12 का राइट आंसर हो जाएगा अकम्प्लिस। ठीक है, अकम्प्लिस हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। अकम्प्लिस होता है दोस्तों, अकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, सह अपराधी जिसको बोलते हैं हिंदी में हम। ठीक है, क्या बोलते हैं, सह अपराधी। ठीक है, सह अपराधी बोलते हैं, तो अकम्प्लिस हो जाएगा। ठीक है, बाकी मीडिएटर का मतलब तो क्या होता है, इसका मतलब होता है मध्यस्थ, यानी कि मध्यस्थ कह सकते हैं इसको, प्रमोशन मैन भी कह सकते हैं। ठीक है, कोलैबोरेटर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सहयोगी। ठीक है, सहयोगी। ठीक है, सहयोगी। ठीक है, जिसको हम कलीग कह सकते हैं, कॉमरेड कह सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अकम्प्लिस। यहाँ पर एसोसिएट की बात करें तो एसोसिएट मतलब होता है संबद्ध करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम इज कॉल्ड अकम्प्लिस। ठीक है, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। 13 है, डब्ल्यू बी ईट्स वॉज ए मेंबर ऑफ विच सीक्रेट सोसाइटी। आपको बताना है डब्ल्यू बी ईट्स जो है ये मेंबर थे दोस्तों, कौन से सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। ऑप्शन देखिए, नाइट्स क्लब, द घोस्ट क्लब, द फेबियन, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में, डब्ल्यू बी ईट्स जो है दोस्तों ये कौन सी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, तो राइट आंसर हो जाएगा द घोस्ट क्लब। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, द घोस्ट क्लब से घोस्ट क्लब के मेंबर थे दोस्तों डब्ल्यू बी ईट्स। ठीक है, डब्ल्यू बी ईट्स से दोस्तों आपको पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, बॉर्न पूछा जा सकता है, इनका जन्म कब हुआ था डब्ल्यू बी ईट्स का, मैंने आपको बताया था कब हुआ था, जून
जून 13, 1865। 1865 में दोस्तों जन्म हुआ था W.B. ईट्स का। ठीक है, कहाँ हुआ था अगर पूछा जाएगा आपको, तो इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? डबलिन में। ठीक है, कहाँ हुआ था? डबलिन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों W.B. ईट्स को नोबेल प्राइज कब मिला था, ये पूछा जा सकता है। तो इनको नोबेल प्राइज जो मिला था, कब मिला था नोबेल प्राइज W.B. ईट्स को? ये मिला था 1923, यानी कि 1923 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है आपको याद रखने हैं W.B. ईट्स के वर्क्स पूछे जाते हैं ना। W.B. ईट्स के वर्क्स आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, आपको कोई भी जो है वर्क्स पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इनके वर्क्स की बात करें W.B. ईट्स की, तो आप सभी ने पढ़े हैं, जैसे आपका द टावर हो गया। ठीक है, द टावर। और क्या वर्क है इनके? द टावर के अलावा इनके वर्क हैं अमंग स्कूल चिल्ड्रन है। ठीक है, अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, अमंग स्कूल चिल्ड्रन हो गया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका वर्क है सेलिंग टू बाइजेंटियम। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सेलिंग टू बाइजेंटियम। ठीक है, बाइजेंटियम। ठीक है, सेलिंग टू बाइजेंटियम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये जब आपका जो द टावर है, ये आया था आपका 1928 में, 1928 में आया था। एमंग स्कूल चिल्ड्रन भी आपका 1928 में आया था। और साथ ही साथ सेलिंग टू बाइजेंटियम भी जो है आपका, ये भी आपका 1928 में आया था। ये जो आपके वर्क्स हैं ऊपर दिए हैं, ये सारे जो है 1928 में आए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ इनके अदर वर्क्स की बात करें, और क्या वर्क्स हैं, जैसे आपका इनका वर्क है अ विजन। ठीक है, और विजन जो है किसका वर्क है, आपको पूछा जा सकता है। और विजन जो है दोस्तों, ये किसका वर्क है? W.B. ईट्स का वर्क है द विजन। कब आया ये आया था 1925 में। ठीक है, याद रखेंगे। उसी प्रकार आपका, जैसे आपका द सेकेंड कमिंग है। ठीक है, इनका वर्क। ठीक है, अब फुल मून इन मार्च है। तो काफ़ी सारे वर्क्स हैं W.B. ईट्स के, सारे दोस्तों आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स बाय W.B. ईट्स एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ अनरिक्वाइटेड लव। तो यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स, कौन सी ऐसी पोम है W.B. ईट्स की जो एक्सप्लोर करती है द थीम ऑफ अनरिक्वाइटेड लव। ठीक है, अनरिक्वाइटेड लव होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? अनरिक्वाइटेड लव को बोलते हैं हम वन साइडेड लव कह सकते हैं इसको। ठीक है, वन साइडेड। ठीक है, वन साइडेड लव। ठीक है, वन साइडेड लव कह सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी कौन सी पोम है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईस्टर 1916, द सेकेंड कमिंग, व्हेन यू आर ओल्ड, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? बताइए। W.B. ईट्स की पोम बतानी है। ठीक है, जिसमें थीम है अनरिक्वाइटेड लव, यानी कि वन साइडेड लव। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्हेन यू आर ओल्ड। ठीक है, व्हेन यू आर ओल्ड दोस्तों, ये याद रखेंगे, ये एक पोम है। ठीक है, किसकी है? ये है आपकी W.B. ईट्स की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। व्हेन यू आर, ठीक है, इसको W.B. ईट्स ने लिखा है, और ये क्या है? एक लव पोम है। ठीक है, क्या है? लव पोम है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। क्लियर है, पूछा जा सकता है आपको व्हेन यू आर ओल्ड जो है, ये कब पब्लिश्ड हुई? ठीक है, ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी। कब हुई थी फर्स्ट पब्लिश? कब हुई थी पब्लिश थी? ये हुई थी पब्लिश 1892 में। ठीक है, याद रखेंगे। व्हेन यू आर ओल्ड जो है, ये एक जो है क्या है दोस्तों? एक लव पोम है। इसको लिखा गया है W.B. ईट्स के द्वारा, और ये पब्लिश्ड हुई थी 1892 में। और इसकी थीम क्या है? अनरिक्वाइटेड लव, यानी कि वन साइडेड लव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। आज की प्रैक्टिस सेट में हमने 15 क्वेश्चन ही रखे हैं, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। इन विच ईयर A.J. गार्डनर्स विंड फॉल्स वॉज पब्लिश्ड। तो आपको यहाँ पर बताना है A.J. गार्डनर का दोस्तों वर्क है विंड फॉल्स। ठीक है, ये कब पब्लिश हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन देखिए, 1916, 1925, 1920, या फिर 1930। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1920। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विंड फॉल्स जो है दोस्तों, ये कब पब्लिश हुई? 1920 में। ठीक है,
बाकी बात करें दोस्तों एजी गार्डनर की, तो एजी गार्डनर के काफ़ी सारे वर्क्स दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं। एजी गार्डनर की कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे आपका याद रखेंगे पेबल्स ऑन द शोर, ठीक है। क्या है? PEBBLE, पेबल्स ऑन द शोर, SHORE, पेबल्स ऑन द शोर, ठीक है। और क्या वर्क्स हैं इनके? और हैं दोस्तों पिलर्स ऑफ सोसाइटी, इनका वर्क है, ठीक है। पिलर्स पिलर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। पिलर्स ऑफ सोसाइटी किसका वर्क है? ये भी दोस्तों एजे गार्डनर का वर्क है, ठीक है। और क्या वर्क है इनकी? लीव्स इन द विंड इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ द वॉर लॉर्ड्स इनका वर्क है, ठीक है। इनको आपने सारे इनके वर्क्स याद रखने। पेबल्स ऑन द शोर दोस्तों ये आया था इनका 1916 में, 1916 में आया था, ठीक है। पेबल्स ऑन द शोर, ठीक है। और पिलर्स ऑफ सोसाइटी की बात करें तो ये आया था इनका 1913 में, 1913 में, ठीक है। साथ ही साथ इनके जो दो और वर्क्स हैं वो भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका LAEVES, लिव्स इन द विंड, ठीक है। ये भी इनका वर्क है, ठीक है। एक वर्क है इनका द वॉर लॉर्ड्स, ठीक है। ये भी इन्हीं का है, ठीक है। द वॉर लॉर्ड्स और लिव्स इन द विंड, ठीक है। इन दोनों को भी याद रखेंगे। जैसे द वॉर लॉर्ड्स है दोस्तों, ये आया था इनका, कब आया था? 1915 में आया था, 1915 में। और लीव्स इन द विंड है, ये भी आपका 1920 में ही आया था, विंड फॉल के साथ, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे वर्क्स किसके हैं? एजी गार्डनर के हैं, आपको याद रखने हैं। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।